और आज हम मियोसिस वगैरह लेने वाले हैं, है ना। माइटोसिस वर्सेस बियोसिस, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक सेल का न्यूक्लियस है। अब इस सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम है ना। अब इसमें देखो दो क्रोमेटिड है। अब इसका जो जोड़ीदार है वो न्यूक्लियस में कहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे 46 क्रोमोसोम मेल में होते हैं, 46 फीमेल में होते हैं। अगर वो दोनों एज इट इज ओवा और स्पर्म बना के मिल जाए तो जायगोट में तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ऐसे तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते जाएंगे। और जब सर हर एक डीएनए 2 पिकोग्राम का है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो जीवन स्टेज में सेल है जिसको कि 2C आप कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, 8 पिकोग्राम की हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब जो है शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ, मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं बुगेम्बो अमित सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे पेन किलर सीरीज के एक और अमेजिंग लेक्चर में। पेन किलर सीरीज जो कि आप सबके लिए फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है ना सर। और ये नीट चैलेंजर चैनल पर आपके लिए लाई जा रही है। डेली इसमें आपके लिए 2 लेक्चर लाए जाते हैं। और सर ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली फ्री है जैसा कि मैंने बताया। और इस सीरीज में सर हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये सीरीज है जो अपना सिलेबस जिनका हो चुका है, जिनको बेसिक्स आते हैं, है ना, बेसिक्स जिनके क्लियर हो चुके हैं, राइट। और हर चैप्टर में, और बेटा जब बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो आप आसानी से 500 550 नंबर ले आते हैं, मतलब आप एक डिसेंट नंबर ले आते हैं। परंतु जब बात आती है फिनिशिंग टच देने की, एकदम अपर क्रेस्ट जोन में आने की, है ना, 650 प्लस वाले जोन में आने की, या पुराने मतलब 2024 से पहले के हिसाब से देखें तो 700 प्लस वाले जोन में आने की, तो सर उसके लिए क्या होगा ना, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो दर्द देते हैं, या कह लीजिए कि जो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डिमांड करते हैं, है ना। तो जिन बच्चों के वो नॉर्मल सिलेबस हो गया है, कॉमन चीजें समझ में आ गई हैं, उन बच्चों के लिए जो पिन पॉइंट रहते हैं, जहां डाउट्स होते हैं, जहां सिली मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से रैंक कम हो जाती है ना, उन बच्चों के लिए सीरीज है, राइट। और वैसे तो सभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पर हां, सिर्फ उनके लिए है जो मक्खन बन चुके हैं। दूध और मट्ठों के लिए ये सीरीज नहीं है ना भाई, कि मुंह उठाए कि चलो ठीक है सर, यूट्यूब खोल लिए हैं, कहीं से रिवाइज कर लेंगे, है ना, और सिलेबस पढ़ लेंगे, उनके लिए सीरीज नहीं है ना। वो ठुल्लू जाके कहीं और जाके जो है अपना हिसाब किताब देखें। जो क्रीम बच्चा है एकदम, जो मेहनत करके मक्खन बन चुका है, जिसको तपना बाकी है और तपने के बाद घी, शुद्ध देसी घी, खरा सोना बनना बाकी है, उन बच्चों के लिए सीरीज है। सिंगल डिजिट रैंक वाले बच्चों के लिए सीरीज है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का नंबर 2 लेक्चर। और आज हम मियोसिस वगैरह लेने वाले हैं, है ना, माइटोसिस वर्सेस बियोसिस, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो वीडियो है बेटा, इसके जो नोट्स हैं आज के लेक्चर के, वो एज यूजुअल आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर मिल जाएंगे, और ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, पीडब्ल्यू को सभी जानते हैं, राइट। भारतवर्ष के करोड़ों छात्र छात्राएं फायदा उठा रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप भी जुड़ जाइएगा, ओके। तो चलिए सर शुरू करते हैं। दिस इज फॉर मी बुगेम्बो, है ना। देयर इज ए ह्यूज, मतलब काफी बड़ा चौड़ा लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक ठाक मतलब एक्सपीरियंस हो गया है। हमसे भी ज्यादा विद्वान इस टीचिंग इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं। मेरा उन सभी गुरुओं को नमस्कार, सल्यूट, सलाम। परंतु अपन भी जो है ठीक ठाक एक स्टेज पर पहुंच गए हैं, ऐसी बाल सफेद नहीं किए हैं। -180 से लेकर 720 तक के हर बच्चों को पढ़ा चुके हैं, है ना। लगभग देश के हर मेडिकल कॉलेज में अपना छात्र या छात्रा बैठी हुई है। डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टर के बाद सर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। शादी भी बना लिए हैं कुछ बच्चे, और उनके बच्चे भी हो गए हैं ना, नन्हे मुन्ने प्रोडक्ट भी वो निकाल दिए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये पीटर है भाई, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। ये पीटर है, और सर ये बुगेम्बो है, बुगेम्बो खुश हुआ, है ना। हाँ, ये पीटर आपका दोस्त है, ये आप ही के जैसा एक नन्ना मुन्ना बालक है, राइट, जो आप ही की तरह पॉजिटिविटी लेके आता है। जो मैं कहता हूं कि सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस, है ना। और पढ़ाई 20% काम आती है, 80% सर आपका एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल काम आता है। आप सोचते कैसा है, पॉजिटिविटी के साथ सोचते हैं। तो पीटर जो है हमारा, वो वही 80% चीजों में आप एक्सेल कर सके, उसके लिए जो है आपको मोटिवेट करता है ना। बड़ी बड़ी बातें बोलता है, आप हर एक बलून आपके लिए है।
तो आप बताइएगा कि आपके लिए सबसे अच्छा बलून आपको कौन सा लगा, है ना। और सर दिस पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करनी है, और मजे की बात यह है कि ये पढ़ाई सिर्फ 20% काम आएगी, क्योंकि अगर आप बढ़िया पढ़ लेते हैं, आपने क्वेश्चंस बनाने सीख लिए हैं, परंतु आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सिली मिस्टेक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मेन पेन पॉइंट रहता है, और वो सिली मिस्टेक कम से कम हो, है ना, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा आए, यानी कि आप हर फील्ड में बेस्ट हो, फिट हो, तभी आप कहलाए जाएंगे सर्वाइवल, तभी आप बनेंगे फिटेस्ट, और फिटेस्ट का ही सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कि डार्विन कहता है। मतलब चीजें सब मिली हुई हैं सर। तो बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं पर चीजें मैनेज नहीं कर पाते। तुमको लगता होगा कि सर हमने बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, हम शहंशाह हो गए, पता नहीं कितने पढ़े हुए हैं भाई, है ना। अगर 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, या ऐसे मान के चलिए अगर एम्स दिल्ली में 100 बच्चे सेलेक्ट होने हैं टॉप वाले, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 टॉप बच्चों को ही एम्स दिल्ली जितना कंटेंट आता है उतनी पढ़ाई उनको आती है, नहीं सर, पता नहीं लगभग 3-4 गुने बच्चे, है ना, 3-4 गुना बच्चा ऐसा होता है, 1000 बच्चा ऐसा होता है जिसको बौद्धिक स्तर पर एकेडमिकली उतनी नॉलेज होती है जितनी की एम्स दिल्ली जाने के लिए चाहिए, बट वो इस वाले फील्ड में हार जाते हैं, सिली मिस्टेक पे काम नहीं करते, शैतानी ताकतों को नहीं हराते हैं। ये जो अभी दिवाली आने वाली ना, दिवाली और ये जो दशहरा माहौल आने वाला, त्योहारों का माहौल, ये तुमको पढ़ाई से भटकाने के लिए आता है ना। इस समय शैतानी ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती हैं, इसलिए जो है यहां पर दशहरा मनाया जाता है, ताकि आप उन शैतानी ताकतों को हरा सकें। आप भी अपने साथ चल रही शैतानी ताकतों को हराने का कोशिश कीजिए। सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन, जैसा कि मैं हम बोलता हूं, और जैसा आप सोचिएगा सर वैसा बन जाइएगा। सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन, ये सारी चीजें आपको बहुत ही पावरफुल माइंड वाला बनाएंगी। माइंड शुड बी वेरी पावरफुल, सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस, क्योंकि सर सेरिब्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लिम्बिक सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। लिम्बिक सिस्टम अगर काम कर रहा है, यानी कि आप इमोशंस में बह रहे हैं, तो सर सेरेब्रम उतना काम नहीं कर पाता है। सो मास्टरी कीजिए, रोज सुबह उठिए और बोलिए आई हैव ए वेरी पावरफुल सेरेब्रम, ओके, माई इमोशंस आर अंडर माई कंट्रोल, माई सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल, है ना, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का खेल। माइटोसिस हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो बेटा जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं, तो माइटोसिस जो है वो क्या है, वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस जो है बेटा वो एक क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। आज हम जो है और भी कुछ गुत्थियां सुलझाएंगे, और ये सर चैप्टर लगभग सभी का पेन पॉइंट रहता है, और यहां से सवाल जरूर बनते हैं और सिली मिस्टेक होती है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट चैप्टर है पूरी बायोलॉजी का। और सर इससे जो क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल्स इससे बनने के चांस रहते हैं, और बच्चों की अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल का बेस बनाऊंगा, और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, माइटोसिस बेटा जो है एक सिंगल डिवीजन है। पहले हम मोटा मोटी मैं बातें बता रहा हूं, फिर अंदर की खोद के निकाली गई बातें हम बाद में बताएंगे। ओके, ये डबल डिवीजन है, ये क्या है, ये डबल डिवीजन है। ये आपका इवन एंड ऑड प्लॉइडी किसी भी सेल में हो सकता है, इवन और ऑड प्लॉइडी सेल, इवन या और ऑड प्लॉइडी सेल्स दोनों में हो सकता है। इट इज पॉसिबल ओनली इन इवन प्लॉइडी सेल, ये सिर्फ इवन प्लॉइडी सेल्स में ही पॉसिबल है। इवन प्लॉइडी मतलब 2n 4n 6n 8n ऐसे, है ना, पॉसिबल ओनली इन इवन प्लॉइडी सेल्स। ओके, सिर्फ इवन प्लॉइडी सेल्स में पॉसिबल है, राइट। तो मोटा मोटी अभी मैंने बस स्टार्टिंग किया है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो सर, ये हमने बताया था कि भाई ये सेल साइकिल है, यहां पर बस जो एम फेज होने वाली है दैट इट गोइंग टू बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होने वाली है, एम फेज डिफरेंट होने वाली है। G1 S G2 लगभग सेम होने वाली है, इंटरफेज इज गोइंग टू बी सेम। ओके,
ये क्या चीज है, ये पिछली बार वाली माइटोसिस, मतलब पिछली बार वाला जो सेल साइकिल, मैं उसी को एक बार बता दूं यहां पर। तो देखिए ये G1 है, G1 से सेल निकल के G0 में जा सकती है, G0 के बाद फिर हमारी S फेज में आएगी, और सर S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, फिर सेल G2 में चली जाएगी। तो ये G1 S G2, ये जो इंटरफेज जिसको आप कहते हैं, ये तो सर सेम रहने वाला है ना, मियोसिस से पहले भी G1 S G2 होता है। ओके यस, बस यहां पर देखो एक ये जो मैंने बताया था G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, अगर इसको आप क्रॉस कर गई सेल तो वो S फेज में पहुंच जाएगी, और इस रेस्पेक्ट में मैंने बताया था कि G0 में सेल जो है वो ड्यूरिंग G1 ही जाएगी, आफ्टर G1 का सवाल ही नहीं उठता है सर। पास्ट में ऐसा सवाल आया था, बहुत बवाल भी मचा था, है ना, पर वही एनटीए वाला नहीं माने तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद G2 से M में जाते समय एक चेक पॉइंट होता है, और फिर एक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है। इन तीनों के बारे में मैंने पिछली क्लासेज में बता दिया है। ये मेजर चेक पॉइंट है, और एक दूसरा चेक पॉइंट जो है वो ये वाला मेन चेक पॉइंट है, और एक छोटा मोटा चेक पॉइंट ये भी है जो कि मेटाफेज और एनाफेज के बीच में रहता है। तो बस यहां पर जो M फेज होने वाली है वो डिफरेंट होने वाली है। यहां M फेज जो है डिफरेंट होने वाली है। G1 S G2 सेम चलने वाला है, G1 S G2 सेम चलने वाला है ना। और सर G1 S G2 सेम चलने के बाद दीज ऑल आर प्रीवियस क्लास डायग्राम, ये सर बहुत काम आने वाला है हमको। G1 फेज में एक क्रोमेटिड, G2 में 2 क्रोमेटिड, यहां से कहानी हम शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए भाई देखो ध्यान से सुनिएगा, दिस वन, ये वाली चीज मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये देखिए, नॉर्मल जब सेल होती है, एक क्रोमोसोम जो रहता है ना, G1 स्टेज में जो क्रोमोसोम रहता है सर, उसमें देखने के लिए एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कि एक क्रोमेटिड है। G2 फेज में आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन हर एक क्रोमोसोम में लगभग 2 डीएनए मॉलिक्यूल, सॉरी लगभग कहना गलत है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे, पर क्रोमोसोम एक ही रहेगा। ये हो गया G2 फेज। और ये हमने देखा था कि माइटोसिस में दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे, इट वॉज लाइक माइटोसिस, है ना सर। ये माइटोसिस है, ये हमने देखा था कि माइटोसिस में ये दोनों अलग हो जाते हैं। ओके, क्रोमेटिड का सेपरेशन माइटोसिस में चलता है ना, और जो कि कहां चलता है सर, जो कि चलता है ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाती है ना, तो इसलिए जो है सेल ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। ओके नाउ, अब अगर हम बात करें एम फेज की, एम फेज फॉर मियोसिस, तो देखो बेटा मियोसिस डबल डिवीजन है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं मियोसिस 1, बेटा मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 होगी। ओके, कैरियोकाइनेसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके दोस्त, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आफ्टर डेट इधर जो है मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, मियोसिस 2, मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 होगी, एंड देन साइटोकाइनेसिस 2 होगी, है ना सर। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक जो गैप आ जाता है उसके बारे में बात करते हैं। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो गैप रहता है बेटा, इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरकाइनेसिस। ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज व्हाट, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज, आप इसको ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रामियोटिक क्या बोला था मैंने, इंटरफेज, इंट्रामियोटिक इंटरफेज, ठीक है दोस्त। तो ये मोटा मोटी एम फेज का हमारा इसका वो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों को। देखिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, ये अपना G2 फेज, वही अपना सेम G2 फेज ऐसा दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना दोस्तों।
अब समझिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये वही चीज है जो मैंने अभी अभी बताई कि भाई G1 फेज में आपको ऐसा दिखेगा और G2 फेज में ऐसा दिखेगा, है ना, डबल दिखेगा। अभी आप देखते रहिएगा, अब आप समझना शुरू करिए सर। देखो ध्यान से चलिएगा। मान लीजिए ये एक सेल है जिसके अंदर ये येलो कलर का क्रोमोसोम है और इसका ही एक जोड़ीदार मैंने बना लिया, ये दो मैंने येलो कलर के क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है ना। और सर एक और मैंने पेयर ले लिया, मैंने दो पेयर ले रहा हूं मैं यहां पर, और दूसरा पेयर मैंने ले लिया, मान के चलो ये ग्रीन कलर का, या ये वाला ले लेते, पर्पल ले लेते, जो भी है ये ले लिया, ठीक बेटा। तो देखो यहां पर चीजें पेयर में काम करेंगी, मियोसिस में चीजें जो है वो पेयर के हिसाब से हमारी चलेंगी, इवन प्लॉइड यानी कि 2n 4n 6n इस तरह की सेल में ही चलेंगी। तो यहां हर एक जैसे दो दो क्रोमोसोम है, बिकॉज दो दो क्रोमोसोम है तो सर ये क्या है, पेयर है, दिस इज व्हाट, पेयर, ये पेयर है, ओके। पेयर में अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसे डिप्लॉइड कहते हैं, सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर मैं यहां पर वापस से 4 क्रोमोसोम बना दूं, जैसे मान लो मैंने यहां पर ये 4 क्रोमोसोम बना दिए, ये 4 क्रोमोसोम मैंने यहां पर ऐसे बना दिए, ये वाले, ठीक है ना। तो सर ये n इक्वल टू 4 माना जाएगा, ये n इक्वल टू 4 माना जाएगा, ये 2n इक्वल टू 4 माना जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे शूज होते हैं, सॉक्स होते हैं, है ना, ये चीजें पेयर में ही मिलती हैं। तो जो चीज पेयर में है वो डिप्लॉइड मान के चलिए आप, है ना। अब मेरे पास जैसे मान लीजिए शूज हैं, येलो शूज का पेयर, दूसरा व्हाइट शूज का पेयर, तीसरा ग्रीन शूज का पेयर, है ना। तो ये 3 पेयर शूज हो गए, टोटल 6 पेयर हो गए, है ना। अब मान लो आप क्या करते हैं, एक अपना जूता उठा लिया, एक अपने भाई का उठा लिया, एक मम्मी का उठा लिया, एक पापा का उठा लिया, आपने टोटल 4 शूज उठा लिए। तो आप ये नहीं कह सकते सर ये 4 जूते 2 पेयर जूते हैं, नहीं नहीं। या मैं अपना एक लाल, एक पीला, एक हरा, एक नीला जूता ले लूं, तो मैंने 4 जूते ले लिए, 4 शूज मैंने ले लिए। मैं इन 4 शूज को सर पेयर नहीं कह सकता, पेयर नहीं कह सकता तो मैं उसे डिप्लॉइड नहीं कह सकता। तो डिप्लॉइड कहलाया जाने के लिए चीजों का पेयर में होना जरूरी है। फिलहाल हमने समझने के लिए सेम कलर ले लिया है। तो ये 2n इक्वल टू 4 की सेल है, ये n इक्वल टू 4 की सेल है, ओके। सो दिस इज द पॉइंट, सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सर देखो एक ये सेल है जिसमें 2n इक्वल टू 4 है, और यहां पर ये हम ले रहे हैं सर कौन सी स्टेज, सर हमने ले ली है ये G1 स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, G1 स्टेज है, ठीक है ना। तो बेटा G1 स्टेज में याद रखिएगा, G1 स्टेज में क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो 2n रहेगा, है ना। G1 मतलब 2n, G1 मतलब 2n 2c, याद रखिएगा G1 मतलब 2n 2c, ओके। अब मान लेते हैं कि हर एक क्रोमोसोम, जैसे मैंने पहले भी सिखाया हुआ है और आपने पहले भी सीखा ही होगा अपनी अपनी क्लास में, है ना सर, आप बहुत मेहनती लोग हैं। तो जैसे ये एक पेन है ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए हम 3-4 पेन ले लेते हैं। अब अफसोस यहां 1-2 ही पेन है, ठीक है। तो ये पेन है, मान लो ऐसे से 4 पेन है, ये रहे भैया 4 पेन, ठीक। तो ये 4 पेन किस चीज का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसे ही जो एक क्रोमोसोम है किसका बना हुआ है सर, डीएनए का बना हुआ है। तो प्लास्टिक कितनी है, अमाउंट कितना है प्लास्टिक का, तो इसको आप नंबर में नहीं बताएंगे, इसको कंटेंट में बताएंगे, इसको हम मास की टर्म में बताएंगे कि दिस पेन इज मेड अप ऑफ 2 ग्राम प्लास्टिक या 20 ग्राम प्लास्टिक। ऐसे ही दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए। नंबर में बोलोगे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल 4 है, बट अगर मास की बात की जाए, कंटेंट की बात की जाए, तो डेट इज कुछ भी होगा, डेट इज 2c, क्योंकि डिप्लॉइड है। हम मान लेते हैं 8 पिकोग्राम, 8 पिकोग्राम, है ना। हम मान लेते हैं, हमने मान लिया है कि से, ये अपन यहां पर लिख देता हूं मैं, से ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ऑफ 2 पिकोग्राम डीएनए, 2 पिकोग्राम डीएनए, है ना भाई। पीजी मतलब पिको, जी मतलब ग्राम, 2 पिकोग्राम डीएनए। हर एक डीएनए जो है वो कितने ग्राम का है, 2 पिकोग्राम का है। और जब सर हर एक डीएनए 2 पिकोग्राम का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो G1 स्टेज में सेल है जिसको कि 2C आप कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, 8 पिकोग्राम की हो जाएगी,
ठीक है ना, ये हो गई 8 पिकोग्राम, ठीक है ना भाई, डीएनए 8 पिकोग्राम का हो गया टोटल। याद रखिएगा G1 में 2N2C, G1 TN2C, G1 में 2N2C, G1 में 2N2C, G1 में 2N2C। अब क्या होगा, अब एस फेज आएगी और एस फेज में ये सब डीएनए का रेप्लीकेशन चलेगा, है ना बेटा, एस फेज में डीएनए का रेप्लीकेशन होगा, बट सर एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। तो होने क्या वाला है, ये जो G1 स्टेज में आपको सेल दिखाई दे रही है बेटा, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाले हैं, परंतु क्रोमोसोम नंबर सेम के साथ साथ यहां पर आपका डीएनए का कंटेंट बदलने वाला है। यानी कि क्रोमोसोम जो है, जैसा कि ये पीछे वाले डायग्राम में हमने दिखाया, ये आप देख सकते हैं, हर एक पर 2-2 क्रोमेटिड हो जाएंगी, ठीक है। और जब 2-2 क्रोमेटिड हो जाएंगी ऑन ईच क्रोमोसोम, तो माय डियर फ्रेंड दिस विल लुक लाइक दिस, ये 2-2 क्रोमेटिड। यहां पर क्रोमेटिड भले ही साफ ना चमके, पर सर डीएनए का कंटेंट तो डबल हो ही चुका है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये जो सेल्स हैं, ये जो क्रोमोसोम है, सॉरी, ये ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग डबल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड, यानी कि डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। मींस टू से सर आप सेंट्रोमियर काउंट कीजिएगा, सेंट्रोमियर 2 ही दिखाई देंगे, है ना, सॉरी सेंट्रोमियर उतने ही हैं जितने पहले थे। आप देख सकते हैं सर यहां पर ये 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का रंग बदलते हैं, बढ़िया वाला रंग लेते हैं। ये देखो सर 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 3 सेंट्रोमियर, 4 सेंट्रोमियर। पहले भी 4 सेंट्रोमियर थे, अभी भी 4 सेंट्रोमियर है, यानी कि पहले भी 4 क्रोमोसोम थे, अभी भी 4 क्रोमोसोम है। तो G2 स्टेज के लिए जो आपको आने वाला है 2N, और सर डीएनए कंटेंट 4C, तो 2N की वैल्यू अभी भी दिख रहा है 4 है, काउंट कर सकते हैं। डीएनए कंटेंट हो जाएगा हमारे इसके हिसाब से 16 पिकोग्राम। बेटा डीएनए कंटेंट इन एस फेज वेरी करता है 2C टू 4C, है ना। स्टार्टिंग ऑफ द एस फेज में इट विल बी 2C एंड एट एंड ऑफ द एस फेज में इट विल बी 4C। ये हमारा आ गया भाई G2 सेल की स्टेज आ गई। ये क्या आ गई, G2 सेल की स्टेज आ गई। अब देखो मेरी बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो सेल में मियोसिस होता है ना, उसे हम यूजुअली मियोसाइट कहते हैं। अब जैसे मियोसिस होता किसमें है, मियोसिस एनिमल्स में गैमीट बनाने के लिए होता है, और प्लांट्स में स्पोर्स बनाने के लिए होता है, या फंगस में स्पोर्स बनाने के लिए होता है। प्लांट में गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। तो ये या तो गैमीट मदर सेल है या स्पोर मदर सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है या ऊगोनिया है, या पोलन मदर सेल है या मेगा स्पोर मदर सेल है। ये या आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अभी ये खैर मैं बाद में बताऊंगा। अब ये G2 स्टेज आ गई। अब अगर माइटोसिस होनी होगी तो क्या होगा सर, चारों क्रोमेटिड अपने अलग हो जाएंगे, बंटवारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु जब हम बात करते हैं मियोसिस की, है ना, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बेटा, चूंकि हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो अभी आप देखिएगा क्या सीन होने वाला है। ये चिंता नहीं कीजिएगा, मैंने कॉपी मार लिया है ना भाई, बुगेम्बो इस मामले में बहुत होशियार है। तो बेटा अब ये G2 स्टेज आ चुकी है, दिस इज व्हाट G2 स्टेज। अब यहां पर देखिएगा सर किस तरह से हिसाब चलने वाला है। मियोसिस का पैटर्न मैं समझाने वाला हूं आपको। न्यूमेरिकल सर बिना मियोसिस कंप्लीट पढ़े आप करना सीख जाइएगा, बिना मियोसिस पूरी पढ़े आप जो है मियोसिस के न्यूमेरिकल करना सीख लेंगे, देखते रहिएगा। अब क्या होगा सर, मियोसिस 1 होगा, है ना। नाउ विल टेक प्लेस व्हाट, मियोसिस 1। अब जब मियोसिस 1 होगा तो बेटा मियोसिस 1 में कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें होंगी। मियोसिस 1 है ना बेटा, मियोसिस 1 में बेटा अभी आप देखते रहिए, मियोसिस 1 में क्या होने वाला, 2 डॉटर सेल जो बनेंगी आफ्टर मियोसिस 1, उन 2 डॉटर सेल में आप हिसाब देखिएगा क्या रहने वाला है ना बेटा। पेयर के जो क्रोमोसोम है, जैसे ये वाला क्रोमोसोम इस वाली सेल को मिल जाएगा, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग कर दिया जाएगा, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा मियोसिस 1 के अंदर। पेयर, जो पेयर के क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्लू वाला क्रोमोसोम एक इस पे रह गया। ओके दोस्त, सेम ऐसे ही ये वाले जो क्रोमोसोम है, जो ब्लू येलो वाला क्रोमोसोम है, एक उसके पास और एक इसके पास, ठीक है बेटा। साथ में मियोसिस होगी, सॉरी मियोसिस कह रहे हैं, साथ में क्रॉसिंग ओवर होगा, बट अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दो बेटा, ये 2 डॉटर सेल आ गई आपके पास,
ये जो दो डॉटर सेल आई हैं, अब आप इसमें हर एक में क्या कीजिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैलकुलेट अगर आप कीजिएगा तो आप पाएंगे कि सर यहां क्रोमोसोम नंबर आधे हो चुके हैं, 1 और 1 2 सिर्फ क्रोमोसोम बचे हैं, यहां पर भी 1 और 1 2 क्रोमोसोम बचे हैं, ठीक है ना। तो सर ये जो सेल हैं, ईच वन सेल इज N2C, N2 और 2C 8 पिकोग्राम। तो आफ्टर मियोसिस 1, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 में कंपोजिशन क्या रहता है, N2C 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 N2C, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अब मियोसिस 2 होगा, है ना बेटा। मियोसिस 2 जब होगा बेटा, मियोसिस 2 में आपको ये जो क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं, हर एक उस पर दो दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं, ये दो दो क्रोमेटिड अब सेपरेट होंगे, ये दो दो क्रोमेटिड अब सेपरेट होंगे मियोसिस 2 के बाद। ओके, तो मियोसिस 1 और अभी मियोसिस 2। ओके, नाउ मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 में होने वाले हैं आपका क्या, मियोसिस 2 में होने वाला है आपका बेटा हैप्लॉइडी स्टेब्लिश होने वाली है। किस चीज की हैप्लॉइडी स्टेब्लिश होने वाली है, डीएनए कंटेंट की हैप्लॉइडी। अभी बात समझते हैं कि सर देखो मियोसिस 1 में के बाद आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो चुके हैं, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मियोसिस 2। सर मियोसिस 2 की रिक्वायरमेंट ये है कि सर देखो ये जो 2C आपको दिख रहा है ना, ये 2C नहीं रहना चाहिए, ये C रहना चाहिए। आप सर बेसिक चीज समझिए, सर देखो 2N2C ओके है, चलेगा, 2N4C नहीं चलेगा, मिसमैच है, इसीलिए सेल डिवाइड करती। ओके, अब अगर डिवीजन ऐसे हुआ होता कि चारों की एक एक क्रोमेटिड बांट ली जाती, माइटोसिस हो जाता, तो 2N2C आ जाता, मामला शांत हो जाता। परंतु यहां मियोसिस 1 में कुछ डिवीजन इस तरह से हुआ है, बंटवारा इस तरह से हुआ है कि जोड़ियों को अलग कर दिया गया है। मेरा एक पर्पल जूता उसने ले गया और एक पर्पल जूता वो ले गया, है ना, एक येलो जूता वो ले गया, एक येलो जूता ये ले गया, तो मेरी जोड़ियां अलग हो गई हैं, कपल अलग हो गए हैं, है ना, दो हंसों के जोड़े बिछड़ चुके हैं। अब ये हैप्लॉइडी सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है। परंतु यहां पर N2C दिख रहा है, N के साथ C, अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डीएनए कंटेंट भी हैप्लॉइड होना चाहिए, इसके लिए जो है अब डिवीजन होगा। और अब सर मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, और सेंट्रोमियर की जब स्प्लिटिंग होगी तो बेटा जो दो डॉटर सेल बनेंगी आपके पास, तो वो दो डॉटर सेल कैसी होंगी, वो दो डॉटर सेल इस तरह से होंगी कि दोनों की एक एक क्रोमेटिड बांट ली जाएगी। जैसे एक क्रोमेटिड इस पे आ गई येलो वाली, एक क्रोमेटिड इस पे आ गई, है ना, और ये दो क्रोमेटिड यहां रह गई, ठीक है बेटा। ऐसे ही दो क्रोमेटिड इस पे आ जाएंगी और दो क्रोमेटिड इस पे आ जाएंगी। याद रखिएगा अभी हमने यहां पर क्रॉसिंग ओवर का हिसाब किताब नहीं लिया है, वो हम बाद में लेंगे। ओके दोस्त, तो माय डियर फ्रेंड, सो दीज आर द 4 डॉटर सेल आपके पास आ गई हैं, और ये जो 4 डॉटर सेल हैं, ये चारों डॉटर सेल आइडेंटिकली एक दूसरे से, सॉरी, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। और ये जो 4 डॉटर सेल आई हैं, इनमें से हर किसी के पास क्रोमोसोम नंबर N के इक्विवेलेंट है ना, N इक्वल टू 2, और डीएनए कंटेंट भी C के बराबर है, जो कि इस वाले केस में हमने माना था 4 पिकोग्राम। ओके, यस, सो यू कैन सी हेयर, तो दिस इज M फेज, ये M फेज है, दिस इज व्हाट, दिस इज M फेज ऑफ मियोसिस, दिस इज M फेज, ये M फेज है, ये M फेज है। ओके, अब इसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, क्वेश्चन बनाने अभी से शुरू कर देंगे। जो ये है मियोसिस 1, तो बेटा यहां पर क्या होता है, नो, यहां पर एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है, हैप्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, है ना, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 है। ओके दोस्तों, है ना, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधे तो सर यहीं पर हुए हैं मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है। और सर मियोसिस 1 के अंदर लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन लग रहा है। हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहां भी लग सकता है, मियोसिस 2 में भी लग सकता है, बट ठीक है, जनरली आपके लेवल पर ये सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ज्ञानी लोग बहुत हैं मार्केट में, तो कुछ कह भी सकते हैं, बट मैं आप बता दूं, क्लियर कर दूं, आपके लेवल पर ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा ये सब कहां होने वाला है, मियोसिस 1 में होने वाला है। ये कहां होने वाला है, मियोसिस 1 में होने वाला है। ओके, यस। नाउ अब जो मियोसिस 2 है, सर मियोसिस 2 में क्या हुआ, मियोसिस 2 के अंदर बेटा, मियोसिस 2 के अंदर यहां पर मियोसिस 2 में बेटा, मियोसिस 2 में हैप्लॉइडी ऑफ डीएनए कंटेंट, हैप्लॉइडी ऑफ डीएनए कंटेंट स्टेब्लिश हुआ है ना, क्योंकि डीएनए कंटेंट यहां 2C था, यहां C आया है, डीएनए कंटेंट यहां पर हैप्लॉइडी जनरेट हुई है। ये इक्वेशनल डिवीजन है। जब भी हम इक्वेशनल या रिडक्शन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो बातें सर जो हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर हो रही हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लेकर हो रही हैं। इक्वेशनल डिवीजन है एंड सर यहां स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपको देखने को मिलेगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, i.e. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है। लेट मी डू वन थिंग, मुझे यहां पर इसको भी लिख लेना चाहिए, है ना, जगह का बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर लेते हैं बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि ये सबको पता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, है ना सर, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो भैया थोड़े कम नाराज हो यार, यहां पर आ जाओ, है ना, काहे इतना नाराज हो रहे हो भाई। ये आ गया बेटा हमारा जादुई बॉक्स, दिस इज जादुई बॉक्स, दिस मियोसिस 1 एंड नीचे आपका लिखा हुआ है मियोसिस 2, ठीक है। तो ये दोनों में हो रहा है। अब देखो यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं यार, मैं नॉर्मल माइटोसिस मियोसिस पढ़ाने के लिए फिलहाल नहीं आया। फिलहाल मेरा मोटो कि ये नहीं है बेटा देखो ये मियोसिस। अब समझिए सर न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं, पेन पॉइंट आपका शुरू हो जाता है। बिना मियोसिस पूरा पढ़े आप मियोसिस के न्यूमेरिकल बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, सारे नहीं बना सकते हैं, देखिएगा। देखो आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा, फॉर न्यूमेरिकल, ट्रिक फॉर मियोसिस न्यूमेरिकल। ओके, जीवन स्टेज में जो भी आपको वैल्यू दी है क्रोमोसोम नंबर की वो 2n होगा और डीएनए कंटेंट 2C होगा। एस फेज में डीएनए का क्रोमोसोम नंबर 2n होंगे, डीएनए कंटेंट 2C थ्रू 4C होगा, तो इसलिए एस फेज पे नॉर्मली नहीं देते हैं। ओके, अब बेटा G2 फेज में याद रखिएगा, G2 फेज में वट एवर वैल्यू दे हैव गिवन, क्वेश्चन में जो भी दिया गया है दैट इज द वैल्यू ऑफ 2n एंड डीएनए कंटेंट इट इज द 4C, है ना। ये 4C की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 4C की वैल्यू है। ओके दोस्त, अब G2 के बाद आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में N2C, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में N2C, और सर मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में, मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में NC, NC की वैल्यू दी हो, है ना। बड़ा इतना सिंपल सा हिसाब किताब है। तो G1 में 2N2C, G2 में 2N4C, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में N2C और मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में फाइनल NC, है ना सर। देखिएगा सर, अब क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं,
क्वेश्चन के लिए जस्ट देखते हैं कुछ बढ़िया सा मामला है क्या। कोई खाली स्लाइड हमारे पास नहीं है, इसी में हमको करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इन ए सेल एट G2 40 है ना सर। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स एट या इन मियोसिस 1 प्रोडक्ट। मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में क्रोमोसोम का नंबर कैलकुलेट कीजिए। मान लो सिंपल सा सवाल है। तो देखो, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि G2 में इतना है, मियोसिस 1 के बाद आधा हो जाएगा, नहीं। सिंपल है। व्हाट दे हैव गिवन सर, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ 2n 40 की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है सर? 2n की वैल्यू दी है, क्योंकि G2 में दिया है 2n की वैल्यू दी है। और पूछा क्या है सर? 2n ही पूछा है। 40 आंसर आ गया, खत्म। कुछ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है कि सर यहां इतना है, मियोसिस 1 में आधे हो जाएंगे। पूछा n है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पहले गलत हो गया था, है ना। पूछा कितना है? n, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में पूछा है, तो n पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बस ये गलती नहीं करनी है कि पूछा n है कि 2n है। गलती करके हम तुमको दिखा दिए हैं कि कैसे गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी बात क्या है, ये आपको रट लेना है। 2n 2c, 2n 4c, n 2c और nc, ये आपको रट लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो अगर क्रोमोसोम नंबर G2 में 40 दिए हैं तो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में कितने होंगे सर? मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में n इक्वल टू 20 आता है। n पूछा है, सेम मैंने ले लिया। अब मैं पूछता हूं दूसरा सवाल, क्रोमोसोम नंबर n, बेटा मैंने पूछा, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बी, क्रोमोसोम्स इन सेल इन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि सर वो मियोसिस 1 के बाद आधे हो जाते हैं फिर उतने ही रहते हैं, ऐसा मन में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आपको क्या देखना है कि भाई क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है सर के G2 में 40 दिया, यानी कि 2n की वैल्यू दी है, 40 दिया हुआ है ना। पूछा क्या है, बस ये आपको पता लगाना है। सर पूछा है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, यानी कि n पूछा है, यानी कि इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 20। तो बस खत्म कहानी। अब एक न्यूमेरिकल उस पे कर लेते हैं क्वेश्चन, बाद में असली न्यूमेरिकल तो अगली क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन, ठीक है ना। ए मियोसाइट एट इट्स G2 स्टेज हैव 160 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। डीएनए 160 पिकोग्राम। आगे सवाल पढ़ने से पहले साइड में लिख लो किसकी वैल्यू दी है। मैं जो भी लिखूं, मान लो आपके सामने तो सवाल होगा ना जब टेस्ट पेपर दे रहे होंगे, तो भाई इतना ही पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2n, सॉरी अब ये तो डीएनए कंटेंट है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C 2C 4, किसकी वैल्यू है ना। तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ, गिवन है कि ये भाई ये 4C की वैल्यू है 160 पिकोग्राम बेसिकली, अगर पूरी इज्जत दी जाए तो 160 पिकोग्राम, भाई 4C दिया हुआ है, खत्म कहानी। अब उसके बाद सर सवाल में जो भी पूछा होगा, है ना भाई, कुछ भी पूछा हो सर XYZ, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट डीएनए अमाउंट या कंटेंट इन या एट नंबर 1, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। नंबर 2, फाइनल मियोसिस प्रोडक्ट, फाइनल मियोसिस प्रोडक्ट, ओके।
नंबर 3 सेल एट G1 स्टेज। अभी तो बेटा सरल सरल सवाल बता रहा हूं आपको मैं, है ना, असली सवाल तो करवाऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए, अब लगा दो भाई, पूछा क्या है सर, ये दिया हुआ है, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ फोर्स, दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स, ये हमने पहले ही पता लगा ली, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। यहां क्या पूछा है सर, यहां पूछा है मियोसिस 1 का प्रोडक्ट मतलब 2C पूछा है, तो 2C यानी कि आंसर आ जाएगा 80 पिकोग्राम। यहां क्या पूछा है सब, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस C होता है, डीएनए कंटेंट C होता है, तो C पूछा है यानी कि 40 पिकोग्राम आ जाएगा। यहां क्या पूछा है, G1 स्टेज में 2C पूछा है यानी कि 80 पिकोग्राम आ जाएगा। तीनों आंसर आपके आ गए। कुछ ये करने की जरूरत नहीं है कि वहां डबल होता है फिर उसके बाद आधा होना चाहिए फिर ये होना चाहिए, खत्म, कुछ नहीं, गया, बाय बाय टाटा। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन, ए फर्न गैमिटोफाइट, या ऐसे नहीं, ए फर्न राहाइजॉइड सेल फर्न में राहाइजॉइड सेल है ना, या राहाइजॉइड से हो सकता है तुम थोड़े कंफ्यूजन हो जाओ, मैं यहां पर लिखता हूं ए फर्न प्रोथेलस सेल, फर्न की प्रोथेलस सेल हैव 40 पिकोग्राम डीएनए, ओके, नॉर्मल जनरल में 40 पिकोग्राम, देन कैलकुलेट डीएनए कंटेंट इन इट्स स्पोर मदर सेल, डीएनए कंटेंट इन इट्स नंबर 1 स्पोर मदर सेल एट G2 स्टेज, G2 स्टेज, G2 स्टेज में पूछा है ना भाई, कि G2 स्टेज में डीएनए कंटेंट बताइए। तो सर अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल है, ओके सर, दिया किसका वैल्यू और पूछा क्या है, व्हाट दे हैव गिवन एंड व्हाट दे हैव आस्क। सर गिवन है, अब देखो ये प्रोथैलस जो होता है गैमिटोफाइट होता है, प्रोथैलस क्या होता है सर, गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट यूजुअली हैप्लॉइड होता है। फर्न का प्रोथैलस गैमिटोफाइट है, फर्न का प्रोथैलस क्या है उसका, गैमिटोफाइट है, और गैमिटोफाइट यूजुअली क्या पूरे प्लांट किंगडम में हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। सो दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू 40 पिकोग्राम दी है ना, ये कभी कभी मैं पीसी लिख देता हूं यार गलती से, है ना, तो सॉरी शक्तिमान, पिकोग्राम P फॉर पिको, G फॉर ग्राम, है ना, इतना है, 40 पिकोग्राम है। पूछा क्या है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, सर दे आर आस्किंग, अब इसमें आप सोचते रहो सर डीएनए कंटेंट इन इट्स स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में G2 स्टेज में, अब सर सोचिए स्पोर मदर सेल इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोर मदर सेल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, या और स्पोरोफाइट जनरली डिप्लॉयड होता है, तो सर उसने पूछा है G2 में यानी कि 4C पूछा, दे हैव आस्क्ड 4C, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 इंटू 4, अब ये एलकेजी की मैथ रह गई है, 160 पिकोग्राम, ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल हम कर देंगे, क्रोमेटिड्स भी काउंट होंगी, सब चीजें होंगी। अब सर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सर देखो अब मियोसिस 1 में ये बड़े सुंदर सा डायग्राम है भाई, जैसा कि मैंने आपको सिखाया अभी अभी तक। तो अच्छा एक और मैं सवाल यहां पर, वैसे अगली क्लास में देखेंगे, ये यहां पर आ जाओ, इसको एक बार और ले लेते हैं, जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ये वाला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल, G2 में 40 दिया, कैलकुलेट द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसिस 1 प्रोडक्ट, है ना, कितना आ गया 20, और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस में भी कितना आ गया 20। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ सकते हैं यहीं पर, अगर मान लो यहां पर पूछ ले, है ना, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जितना मैंने अभी तक सिखाया उतने ही, है ना, अगर मैं मान लीजिए वो पूछ ले यहां पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, कभी भी वो क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पूछेगा, तो मान लीजिए कि सर आपसे दुगना काम करवाने वाला है,
क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहां भी पूछ ले, और सर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस में भी आपसे नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूछ ले साथ ही साथ, क्योंकि रिलेटेड है, डेटा हमको वही लेना है। यहां पर आपसे वो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पूछ ले, तो सर आपको क्रोमोसोम नंबर तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, और सर जब कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो फिर उसके बाद आप क्रोमेटिड निकालिएगा। तो देखो जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस है, मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है, सर आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने बनाया प्लस जो बने हुए फोटोग्राफ है मेरे पास, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, आप उसमें देख सकते हैं कि सर मियोसिस 1 में के प्रोडक्ट में जो N2C है, मतलब उसमें हर एक क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी जुड़े हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बस सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड यहां सेपरेट हुए हैं। सर ये भी N है, ये भी N है, दोनों में अंतर क्या है? ये 2-2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हैं, ये 1-1 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है। ओके, ये मोनाड बन चुके हैं, ये डायाड है, ये अभी भी डायाड है। ओके, अब ये मोनाड क्या है, ये डायाड क्या है? ये सर 2 क्रोमेटिड्स के साथ है। दीज आर विद 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड। थोड़ी जगह कम सी दिख रही है, ऐसे लिखते हैं, यहां 2 क्रोमेटिड्स है, ये डायाड कंडीशन में है, यहां पर सिंगल क्रोमेटिड है, यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल क्रोमेटिड है। ये बड़ी अच्छी सुविधा है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बेटा, यहां सिंगल क्रोमेटिड बची है, यानी कि ये मोनाड की स्थिति में है ना। टेट्राड आपने सुना होगा, ऐसी बेटा मोनाड होता है, डायाड होता है, और टेट्राड तो आपने सुना ही है। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये लगाई जाती है किसके लिए? ये बेटा लगाई जाती है आपके, ये मोनाड है। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब ये उसने पूछ लिया भाई मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है बेटा, उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? वो सर ऐसा होता है, ऐसा होता है, 2-2 क्रोमेटिड वाला होता है। तो जाहिर सी बात है क्रोमेटिड्स कितने होंगे? 20 इंटू 2, 40 आंसर आएगा। क्रोमोसोम नंबर सेम आएंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। यहां पर मियोसिस 2 में ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, यहां पर क्रोमोसोम आपका ऐसा बन चुका है, ऐसा बन चुका है ना, सिंगल क्रोमेटिड वाला है। तो यानी कि आंसर कितना आएगा? जितने N है 20 आंसर आए। कितना आंसर आएगा बेटा? 20 आंसर। ओके, तो ये क्रोमेटिड निकल गए हमारे, है ना। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर देख सकते हैं मियोसिस 1 की स्कीम। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है? मियोसिस 1 में आप देख सकते हैं, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, है ना, पेयर के क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ये देखो, ये मियोसिस 1 के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है ना। मियोसिस 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रही है। मियोसिस 1 में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है। ओके, यस। नाउ दिस इज द वोल स्कीम जो मैंने अभी तक सिखाई, ये बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम के अंदर। ओके दोस्तों, दिस इज अ बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम। लोगो नहीं लगा पाए यार आज हम। दिस इज बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम। ओ भाई साहब, एट द रेट बना दिया इसने तो बेटा देखो यहां पर ये आप देख सकते हैं, इन्होंने रेड ब्लू का पेयर लिया हुआ है। रिडक्शन डिवीजन हुआ, देखो एक रेड एक ब्लू, है ना, एक रेड एक ब्लू, हर एक पेयर से एक रेड एक ब्लू आ गया। अच्छा, इन्होंने एट रैंडम लिया है, रेड का और ब्लू का जो भी पेयर है आप देख सकते हैं एक एक आ गया है। पहले वाले पेयर से एक इधर आ गया, दूसरा इधर चला गया, सेम, फिर एक एक क्रोमेटिड अलग हो गई है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आसान काम हमारा रहता है। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं, हालांकि अभी भी ले सकते हैं। देखो मियोसिस का और फर्टिलाइजेशन का ये मिला जुला असर है जो आपके सामने दिख रहा है। देखो भाई, मियोसिस
क्रोमोसोम नंबर हाफ प्रोड्यूस करते हैं। मतलब देखो प्रॉब्लम कहां से आनी शुरू हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा मियोसिस का। सर मियोसिस के अंदर मतलब जब नेचर ने देखा कि शुरू में जब लाइफ शुरू हुई तो ऑब्वियस सी बात है यार, शुरुआत के दिनों में या शुरुआती दौर में आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, ये सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो थे यही आए मार्केट में। और जब यही आए तो भाई कुछ नॉर्मल जैसा माइटोसिस चल रहा था वैसा चल रहा था। परंतु जब नेचर बदलने लगी, मौसम बदलने लगा, हालात बदलने लगे, तो सर स्ट्रगल ज्यादा होने लगा लाइफ के लिए। तो लाइफ ने सोचा यार कुछ वेरिएशन लाने चाहिए, समय के हिसाब से ढलना चाहिए। तो वेरिएशन लाने के लिए मियोसिस की उत्पत्ति हुई। हम इवोल्यूशन में डीप डाउन नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि सर जब दो सेल मिली, अब आप सोचिए जैसे मान लो हम ह्यूमन का ही केस ले लें, जैसे 46 क्रोमोसोम मेल में होते हैं, 46 फीमेल में होते हैं। अगर वो दोनों एज इट इज ओवा और स्पर्म बना के मिल जाए तो जायगोट में तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और जब 92 क्रोमोसोम जायगोट में होंगे तो सर आप सोचिए सेल का साइज बड़ा होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा। अब ये 92 क्रोमोसोम वाला मेल 92 क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनाए और उधर फीमेल भी 92 क्रोमोसोम वाला ओवा बनाए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा उसमें तो सर आप सोच लीजिए डबल हो जाएंगे। और है ना भाई, 46 दूनी 92 होते हैं ना, हाँ 92 होते हैं, है ना भाई। तो 184 वाला क्रोमोसोम आ जाएगा अगली जनरेशन में। तो ऐसे तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते जाएंगे। तो नेचर ने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ एक स्पेशल डिवीजन लाना होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए। तो नेचर ने जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, या कह लीजिए जिन ऑर्गेनिज्म ने ऐसा मियोसिस करना सीख लिया, रिडक्शन डिवीजन करना सीख लिया, उन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, है ना। तो मियोसिस जो है वो क्या करती है, हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करती है, और जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन है वो उसको रिस्टोर कर देता है। फर्टिलाइजेशन उसे क्या कर देता है, रिस्टोर कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर यही समझाने का ट्राई किया गया है। आप देखिएगा इसको कि जैसे फादर के टेस्टिज में स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस होती है। अच्छा, मियोसिस हर जगह नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही स्पेशल सेल्स में होती है बॉडी के अंदर, उनको इज्जत देनी पड़ती है। तो नेचर ने उन सारी मियोसिस कर सकने वाली सेल्स को एक स्पेशल लोकेशन में डाल दिया है, जिसे इंसानों ने अलग नाम दिया, टेस्टिज या ओवरी नाम दिया, और प्लांट्स के अंदर उसको स्पर्मेटोगोनिया ये सब नाम दिया, ठीक है ना। तो बेटा मियोसिस, फादर के टेस्टिज में मियोसिस प्रोड्यूस होगी, तो देखो ये दो क्रोमोसोम है, दो दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हो गए, एक एक क्रोमोसोम अलग हो गया मियोसिस 1 में, है ना। ये आप देख सकते हैं मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड बिफोर मियोसिस बिगिंस। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं। तो यहां पर देखो हर एक क्रोमोसोम पे एक एक पेयर ऑफ होमोलोगस आ गया, यानी कि हर एक पेयर से एक एक क्रोमोसोम हमारे पास आ चुका है। तेरे पास 2 क्रोमोसोम थे, अब इसको आप 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 46 हो जाएगा। तो 1 1 1 1 ये आ गया। ऐसे ही फीमेल, है ना, ओवा के अंदर भी ऐसे ही चलेगा। ओवा के अंदर भी देखो ओवा आ गए, हैप्लॉइड ओवा आ गए, और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमको पेयर में क्रोमोसोम आता है, तो वो हमारा एक हमको मदर से मिलता है और एक हमको फादर से मिलता है। फर्टिलाइज्ड एग, फर्स्ट सेल ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि जायगोट, जिसमें एक क्रोमोसोम आपको कहां से मिलेगा सर, हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम आपको फादर साइड से आएगा और एक क्रोमोसोम आपको मदर साइड से आएगा। कहां से आएगा, मदर साइड से। ओके, तो इस तरीके से मियोसिस और फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करते हैं। ये भी सेम वही चीज है ना, स्पर्मेटोगोनिया। अब यहां पर मैं चीजें इंट्रोड्यूस कर देता हूं, देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं यहां पर बता देता हूं। देखो स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया, बेटा ये कहलाई जाती है सेल जीवन पर, और जीवन में क्या रहता है 2N 2C। ओके यस, मतलब 2N वाली जो सेल है ना, जो स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया आप शब्द यूज करते हैं, वो 2N 2C जीवन वाली स्टेज वाली सेल को कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं कि सर वो प्रोलिफरेशन फेज आता है ना। यहां पर बेटा S फेज होने के बाद ये G2 फेज आ जाएगी। G2 फेज में जो सेल होती है
या आप ऐसे मान लीजिए कि आप जो बेटा पढ़ते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte, भाई मेल है तो दैट वन और फीमेल है तो दैट वन। तो बेटा ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte आप पढ़ते हैं, ये बेटा एस फेज मैंने लिखना चाहा था, तो इसका मतलब ये है वो G2 फेज में है, वो सेल G2 फेज की सेल है, यानी कि उसमें आपको क्या मिलेगा, 2n4C मिलेगा। अब जो सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी जो आप वो पढ़ते हैं स्पर्मेटोसाइट, वो बेसिकली मियोसिस 1 का प्रोडक्ट होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1। तो यहां मियोसिस 1 हो चुका है, और मियोसिस 1 के बाद जो आप देखते हैं दैट इज योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte, दिस वन। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1, यानी कि इसके अंदर आपको जो दिखेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ N2C, है ना, वो N2C की वैल्यू होगी। अब जो फाइनल ओवा या फाइनल स्पर्म रहेगा, है ना दोस्त, तो उसका जो कंटेंट आएगा वो क्या आएगा, NC आएगा। तो ये जो टर्म आप देखते हैं, इनको पूछ के, इनको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको क्या याद रखना है, N2C 2N2C 2N4C। ओके दोस्त, सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर हो जाएगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के बाद जो फाइनल स्पर्मेटिड या स्पर्म बनेगा, और उधर ऊटिड या ओवा बनेगा, या ओवा बनेगा। तो बेटा इसमें क्या रहेगा, NC रहने वाला है। ओके, ये क्या रहने वाला है, NC रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुगैम्बो खुश हुआ। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, दिस वन, ये वाला देखो, फीमेल और मेल दोनों में दिखाया गया है। देखो सर, फिर से वही चीज, स्पर्मेटोगोनिया 2n, ठीक है, इधर ऊगोनिया नॉर्मल 2n2C, ऊगोनिया 2n2C, ठीक है ना बेटा। ये आप देख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया 2n डीएनए कंटेंट 2C, ऊगोनिया 2n2C। ओके, स्पर्मेटोगोनिया जो, अब वो स्पर्मेटोगोनिया ए और बी टाइप जो आप पढ़ते हो भाई, वो अपन इधर नहीं ले रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया में एंटर प्रोफेज 1, है ना, मतलब ये जो प्रोफेज 1 में पहुंच जाएगी, प्रोफेज 1 बिकमिंग ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई है, मतलब जिसमें G1S G2 खत्म हो गया, बेसिकली जो G2 के भी पार चली गई है, या कह लीजिए प्रोफेज 1 में चली गई है, उसको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देंगे, है ना बेटा। ये आप बोल सकते हो G2 या फिर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी अगर रहेगी तो भी क्या रहेगा, 2n2C रहेगा। बस ये समझाने के लिए मैंने G2 लिखा है कि प्रोफेज 1 G2 या प्रोफेज 1 या फिर प्रोफेज 1। प्रोफेज, ओके, G2 या प्रोफेज 1। तो बेटा बेसिकली प्रोफेज 1 में भी क्या रहने वाला, 2n2C रहने वाला। तो जो सेल G2 में पहुंच गया, मतलब आपका जो वो ग्रोथ फेज जिसको आप कहते हैं वो पूरा कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगी, 2n2C। और जो यहां पर पहुंच गई है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप लिखोगे सर 2n4C, 2n4C। ओके, अब यहां पर प्राइमरी oocyte 2n4C। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, जिन सेल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, ओके, मियोसिस 1 कंप्लीट, मियोसिस 1 कंप्लीट, तो मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फर्स्ट पोलर बॉडी या इधर सेकेंडरी oocyte, है ना। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या
ओ सॉरी सेकेंडरी, मैं वही बोलूं यार, प्राइमरी का ही से हो गया सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी oocyte। तो बेटा इन दोनों में क्या कंटेंट आएगा, N2C, N2C, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2N4C, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte N2C, और फाइनल स्पर्मेटिड ये N और C, ये क्या आ जाएगा N और C, ये आ जाएगा सर आपका N और C। ठीक है, अब सर बनाते क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर से जायगोट में वही चीजें आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन, बवाल सवाल, बवाल सवाल। देखो भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा लिखते हैं, कोशिश नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन, तू कैसे गोला बन गया भाई, ले तुझे तो ऐसा कर देंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन, बवाल सवाल, देखो भाई क्वेश्चन है, इफ प्राइमरी oocyte of an animal has 80 picogram DNA and 40 chromatids, ये है मान लो कुछ, अब देखो कैसा भी दिया जाए तुमको, N2N2C 2N4C N2C NC, ये याद रखना है, ठीक है ना, क्रोमेटिड, देन कैलकुलेट क्रोमोसोम नंबर एंड DNA कंटेंट इन blastula cell, in its blastula cell at G2 स्टेज, ये मान लो हमने दे दिया है ना भाई, ये क्वेश्चन है, एक प्राइमरी oocyte है ना, अब उस प्राइमरी oocyte का पहले ओवा बनेगा, ओवा बन के फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके पता नहीं क्या होगा, तो तुम ये नहीं सोचना है कि अच्छा ओवा बन गया, स्पर्म में भी इतना आएगा तो इतना हो जाएगा, जायगोट में इतना हो जाएगा, फिर वो जायगोट में होके फिर G2 में इतना हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सीधा देखो क्या दिया है और क्या पूछा है, वॉट दे हैव गिवन, दिया क्या है सर, दिया है उन्होंने प्राइमरी oocyte दिया है। अब प्राइमरी oocyte क्या होता है सर, प्राइमरी oocyte होता है सेल एट G2। प्राइमरी oocyte क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है बेटा 2N and 4C, है ना। क्वेश्चन करते समय आपको ना जमे तो पीछे देख लो, प्राइमरी oocyte 2N and 4C होता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस G2 का प्रोडक्ट है या प्रोफेज 1 पे है ना सर, प्राइमरी oocyte ये दिया हुआ है। ओके, हो गया भाई। अब ये उसने दिया है 2N का वैल्यू दिया है और 4C का वैल्यू दिया। अब देखो यहां पर 40 पिकोग्राम है तो ये तो यार 40 आ गया। अब 40 क्रोमेटिड है ना, 40 क्रोमेटिड हैं और G2 में सर क्रोमोसोम ऐसा होता है यानी कि 2N की वैल्यू भी 40 है। अच्छा 40 क्रोमेटिड है ना, सॉरी, तो 20 है, तो क्रोमेटिड तो 2N की वैल्यू कितनी है, 20 है। ये उन्होंने दिया क्योंकि ये क्रोमेटिड है ना, 40 क्रोमेटिड है तो क्रोमोसोम कितने हो गए, 20 हो गए। तो बेटा 2N 4C की वैल्यू उन्होंने दी है और पूछा क्या है सर, व्हाट दे हैव आस्क्ड, दे आर आस्किंग इन ए ब्लास्टोमियर, जो कि ब्लास्टुला की सेल है। अब वो एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है यार, जायगोट के बाद बनी है, तो उनने G2 में पूछा है, तो बेटा 2N and 4C पूछा है, आंसर सेम आएगा, कहानी खत्म। लंबी चौड़ी कहानी दे दी पर सेम वही आने वाला है। तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 2N की वैल्यू 20 और 4C की वैल्यू ये जो भी है, सॉरी ये 80 दिया हुआ यार, माय मिस्टेक। देखो अपन ने डेटा, देखो डेटा भी गलती हो सकता है यार, कुछ भी गलती हो सकता है ना,
तो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 80 पिकोग्राम आ जाएगा, पिकोग्राम, है ना। क्वेश्चन में 80 दिया था, मतलब ये जो वैल्यू दिया है किसकी दी है, ये आपको पता लगाना सर, 4C की दी है। प्राइमरी oocyte है, यानी कि मियोसिस सॉरी G2 स्टेज में पहुंच चुका है, G2 स्टेज में पहुंच चुका, 2 and 4C हो चुका है, 2 and 4C हो चुका है। ओके, तो बेटा ये 4C की वैल्यू है, और ये देखो क्रोमेटिड्स है, तो क्रोमोसोम 20 आएंगे, तो क्रोमोसोम 20 आ गए हैं, जो कि 2n की वैल्यू है, और पूछा भी उसने कमबख्त ने वही है, और यहां इस बार कमबख्त मैं ही हूं ठीक है ना। हाँ, चलिए भाई, तो ऐसा कुछ भी सवाल आ जाए लंबा चौड़ा, तुमको बस 2 and 2C ये सब खोज के रख लेना, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए भाई, तो बेटा ये हो गया, ये हो गया। अब सर मियोसिस शुरू करते हैं। मियोसिस में बेटा पहले मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस होगी, है ना। लेप्टोटीन में कुछ खास नहीं दिखता है, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होती है, जाइगोटीन नाम ही इसलिए जाइगोटीन है। जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में जो है देखो क्या क्या इवेंट होंगे सर, जाइगोटीन में पेयरिंग यानी कि साइनेप्सिस स्टार्ट्स इन बिटवीन मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इन बिटवीन मेंबर्स यानी कि क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस पेयर। आप ऐसे मान लीजिए कि सर देखो, आप ऐसे समझो जैसे जायगोट जब बन गया, तो जायगोट के बाद फिर माइटोसिस चलती रही, एम्ब्रियो बन गया, फीटस बन गया, फीटस से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से बेबी बन गया, बेबी डिलीवर हो गया, बेबी बड़ा हो गया, उसकी ग्रोथ चल रही है, उसमें माइटोसिस चलती जा रही है। जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है, माइटोसिस में हमने पिछली क्लास में रिवीजन भी लिया था, तो माइटोसिस में आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि पेयर के क्रोमोसोम पास पास आ गए हैं। तो बेटा यहां पर उनमें पेयरिंग स्टार्ट होती है, और इसी को इसको जाइगो कहते हैं। जाइगो का मतलब क्या होता है, युग्मक होता है, जाइगोट, तो वही जाइगोट, GZYGOT यहां लिखा हुआ है, तो यहां युग्मक बनेगा, मतलब पेयर बनेगा, है ना। दो हंसों का जोड़ा जो बिछड़ गया था वो मिलने वाला है। तो बेटा ये जो बेबी पूरा मैच्योर हो चुका है, सेक्सुअल मैच्योर, या जो प्लांट बड़ा हो चुका है, इसमें सिर्फ कुछ सेल ऐसी हैं जो मियोसिस करेंगी, और वही उन सिर्फ मात्र कुछ सेल्स में जो मियोसिस करेंगी, जिन्हें अलग से इज्जत दी जाएगी, जिन्हें मियोसाइट कहा जाएगा सर, उनमें ही सिर्फ ये पेयरिंग होगी। पास पास जो वो आएंगे वो सिर्फ इन्हीं में आएंगे, और पास पास लाने का काम कौन करेगा सर, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक दोस्त इस काम को करेगा जिसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, SC। ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर होती है, मतलब 3 इसमें एलिमेंट दिखाई देते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ना। और सर ये पेयर के क्रोमोसोम को पास पास लेके आता है, मतलब पेयरिंग यहां स्टार्ट हो जाती है, और पेयरिंग का नाम है साइनेप्स। ओके, और पेयर के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम बाइवेलेंट कहते हैं। देखो आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान के चलो बेटा एक सेल है, ये एक सेल का न्यूक्लियस है। ओके, अब इस सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम है ना। अब इसमें देखो 2 क्रोमेटिड है, साफ साफ पता चल रहा है, मतलब पता है कि भाई 2 क्रोमेटिड है। अब इसका जो जोड़ीदार है वो न्यूक्लियस में कहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे ही एक और पेयर हम ले लेते हैं, रेड कलर का ले लेते हैं, या दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, बढ़िया सा रंग कौन सा रहेगा, ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला। एक ये क्रोमोसोम है, ओके, और सर इसका भी जो है एक, इसका भी जो है एक कौन है, वाह जी वाह, वाह जी वाह सर, सारे ट्राई कर लिए पर सही जगह कोई नहीं बैठा यार, धोखा दे दिया आज इस बोर्ड ने, कोई बात नहीं। तो बेटा एक और है,
उसमें भी देखो ये दो दो क्रोमेटिड है, पर अभी यार क्रोमेटिड ना साफ नहीं दिख रहे हैं उतना, है ना, पास पास है। एक और ये मैं इधर डाल देता हूं, कहीं ऐसे पड़े हुए, ये ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं भाई, है ना। ये जाइगोटीन में, जाइगोटीन से पहले की कहानी है ना। हालांकि वो लूप बनाते हैं। लेप्टोटीन के लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, फ्लावर बुके स्टेज। क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम जो है वो फ्लावर बुके जैसा दिखाई देते हैं, ओके, और वो क्रोमोसोम जुड़े भी रहते हैं। तो खैर, ये मान लीजिए ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, ये ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। फ्लावर बुके स्टेज दिखने में ऐसी नहीं होती है, कभी आप सोचे कि फ्लावर बुके स्टेज ऐसी होती है। फ्लावर बुके स्टेज में क्रोमोसोम ऐसे फ्लावर बुके जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा मैं बना के दिखा देता हूं, ऐसे ऐसी स्टेज बनाते हैं, ऐसे बुके जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज फ्लावर बुके स्टेज। तो हालांकि उससे कोई हमको ऐसा खास लेना देना नहीं है, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जुड़े भी रहते हैं। सो देर इज नथिंग टू डू मच, नॉट इंपॉर्टेंट, ये नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से शुरू कर दे, देखो ये क्रोमोसोम ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। तो अब बेटा देखो, इनमें जब साइनेप्सिस हो जाएगी, आफ्टर साइनेप्सिस, आफ्टर साइनेप्सिस ये एक दूसरे के पास आएंगे, और पास लाने का काम कौन करेगा सर? पास लाने का काम करेगा आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पास इनको ले आएगा, तो बेटा वो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे आप कहोगे बाइवेलेंट, है ना, या टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, ओके, याद रखिएगा। तो बेटा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनको पास पास ला रहा है, और पास पास लाने के बाद एक जो स्ट्रक्चर वो बना लेगा, दैट विल बी नोन एज योर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सॉरी, दैट विल बी नोन एज बाइवेलेंट। अब हम समझने के लिए इनको ऐसा कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है कि भाई इनके अंदर चार चार क्रोमेटिड हैं, पर वो चार क्रोमेटिड अभी आपको दिखेगी नहीं, साफ नहीं दिखेगी, दिखेगी बट साफ नहीं दिखेगी, ओके। अब वो जो मित्र है जिसका नाम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, वो मित्र हम बना देते हैं भाई बीच में इस कलर से। ये वो मित्र महोदय हैं, ये वो मित्र महोदय हैं, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है ना, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको काय मोड़ के रखे हुए सर आप, है ना, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये हमारा आ गया यहां पर, दिस वन, ये आ गया, ठीक है दोस्त। अब आप समझिए सर बात को, ये जो सेल है ये जाइगोटीन में है, ये मान लीजिए लेप्टोटीन में है, वो इतना इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है दिस, तुम इधर आ जाओ, तुमको कॉपी मार के हम यहां ले आते हैं, तुमको इधर ले, ठीक है ना। अब इनमें से कोई सी एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं बेटा, है ना। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है बेटा, ये एक बंदा, एक जोड़ी, ये दो हंसों का जोड़ा है ना, ये अंकल आंटी का जोड़ा है, ये प्रेमिका और प्रेमी का जोड़ा है। जोड़ा किसका है? जोड़ा बन गया ना, जोड़ा। तो बेटा जोड़े को आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज आपके पास पेयर में है, पेयर को आप हमेशा बाइवेलेंट बोलिएगा, कहानी ही खत्म हो जाएगी। पेयर इज इक्वल टू बाइवेलेंट। आई हैव 3 बाइवेलेंट ऑफ पेन, मेरे पास 3 जोड़ी पेन है, नीला काला, लाल हरा, ऐसे करके, गुलाबी सतरंगी, ऐसा कुछ भी। आई हैव 4 बाइवेलेंट ऑफ सॉक्स, आई हैव 12 बाइवेलेंट ऑफ शूज, ऐसे आप बोल सकते हो। आई हैव 3 बाइवेलेंट ऑफ कार्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो जब भी जो भी चीज पेयर में मिल रही है उसको बाइवेलेंट कहना शुरू कर दीजिए। जैसे आप एक बात समझिए, अब ये पेयर मतलब बाइवेलेंट, तो ये जो पेयर बन के आया है ये बेटा ये बाइवेलेंट है, दिस इज बाइवेलेंट 1, दिस इज बाइवेलेंट 2, है ना। तो यहां पर आपको 2 बाइवेलेंट दिख रहे हैं, बाइवेलेंट 1, बाइवेलेंट 2, बाइवेलेंट 2।
ठीक है, यस। पेयर मतलब बाइवेलेंट, किसका? किसका? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अंकल आंटी का पेयर है, जूतों का पेयर है, किसका पेयर है? हंसों का जोड़ा है, नाग नागिन का जोड़ा है। बाइवेलेंट किसका है? सैयारा मूवी वाला जोड़ा है, किसका जोड़ा है? बोला सर होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा। ठीक है ना, तो ये जाइगोटीन है बेटा। ये हमारी कौन सी स्टेज थी? दिस वॉज आ जाइगोटीन। ये कैसा चमकेगा? ये तो चमक ही नहीं रहा है। जाइगोटीन, ये जाइगोटीन। ठीक है, अब सर मैं क्या करता हूं इस जाइगोटीन में, मैं बनाता हूं जस्ट ए सेकेंड, मैं इसी की कॉपी बनाता हूं। थोड़े से हम आलसी किस्म के आदमी हैं। मिट भाई, हाँ मिट गया। दो बेटा, ये बाइवेलेंट आ गया, ये दो बाइवेलेंट आ गए। ठीक, अब ये जो बाइवेलेंट हैं, है ना भाई, दिस बाइवेलेंट, दीज बाइवेलेंट्स आर हैविंग 4 क्रोमेटिड्स। हर एक बाइवेलेंट पर कितनी क्रोमेटिड है? 4 क्रोमेटिड है, इसलिए इसको टेट्राड कहेंगे। अब सर बात समझिए, देखो टेट्राड क्यों कहेंगे, है ना। ईच बाइवेलेंट, ध्यान से सुनिएगा, ईच बाइवेलेंट मतलब पेयर is having total 4 chromatids, hence also called as tetrad। क्योंकि एक क्रोमेटिड को मोनाड कहते हैं, सीधी सी बात यह है। अभी मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिखाऊंगा, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बट ये जो 4 क्रोमेटिड हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं है, है ना। बट bivalent is not clearly visible as having 4 chromatids। बाइवेलेंट पे 4 क्रोमेटिड है, ये अभी साफ दिख नहीं रहा। ओके, ये अगली स्टेज में दिखेगा। बाइवेलेंट एज क्लियरली विजिबल टेट्राड कहां दिखेगा? पैचिटीन में। और पैचिटीन में ही सर क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद मतलब अपना ये सब क्लियर हो जाता है। देखो तो बेटा बाइवेलेंट जो है जब दिखेगा आपको पैचिटीन के अंदर, किसी एक को मैं ले लेता हूं, अब आप देखिएगा ध्यान से, ये बाइवेलेंट मैंने ले लिया। तो बेटा देखो जब ये पैचिटीन में पहुंच जाएगा, चूंकि चीजें आगे बढ़ रही होती हैं, तो बेटा ये कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे। ये एक हो गया, और सर एक और इसी के जैसा मिरर इमेज अगर हम बनाएं, एक ही हो गया। ठीक है ना, तो बेटा ये 2 क्रोमेटिड अब साफ साफ दिख रही हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि हर एक क्रोमोसोम पर 2-2 क्रोमेटिड हैं, और ये 2-2 क्रोमेटिड जो हैं आपका समझ सकते हैं कि ये जो है एक, ये आपका सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, और बीच में सर आपके दोस्त जो कि हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो हम इसको समझने के लिए ऐसा बना देते हैं, परंतु ये बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा दिखाई देता है। ये देखो ये ऐसा है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, है ना, मतलब ये ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पेयर को हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर। मतलब एक्चुअल में तो ये ऐसा दिखता है बेटा, ये होमोलोगस क्रोमेटिड, ब्लू ब्लू कलर आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, ये बीच में जो है ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल ये पूरा एक बाइवेलेंट है। दिस इज द
अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा इसके अंदर जैसे ये क्रोमेटिन है, मतलब ये क्रोमेटिन जो है ये क्या है, ये क्रोमोजोम है बेसिकली। क्रोमेटिन मतलब जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की आर्म है, ये भी क्या है, क्रोमोजोम की आर्म है। तो इसमें बेटा ये जो लिखा हुआ है जैसे एलई का मतलब होता है लेटरल एलिमेंट, ये सब प्रोटीन का बना है। और बेटा टीएफ का मतलब होता है ट्रांसवर्स फिलामेंट। ये हम ओलंपियाड में हमारा रोज का काम है इस तरह से पढ़ाना। और आप सोच लीजिए कि वो बच्चे जो कि 10th 11th में पढ़ लेते हैं वो भी नीट देने वाले हैं। ये सेंट्रल एलिमेंट, तो ये पूरा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है ना सर। तो अब देखो सर वापस आ जाते हैं, ये देखो ये जो है बेसिकली, मेरी बात समझिएगा सर, देखो एक क्रोमेटिड मोनाड, एक क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड डायाड, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राड। ये टेट्राड हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड है। अब आप देख सकते हैं दिस इज बाइवेलेंट, दिस इज बेटा 1 बाइवेलेंट, दिस इज 2 हंसों का जोड़ा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा, ठीक है ना। तो बेटा दिस इज पेयर ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज 1 बाइवेलेंट, ये एक बाइवेलेंट है। इसमें टोटल 4 क्रोमेटिड हैं, डायाड 1 डायाड 2, दिस इज डायाड 1 एंड दिस इज डायाड 2। दिस इज मोनोवैलेंट 1, मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब क्रोमोसोम, ओके। दिस इज डायाड, दिस इज मोनोवैलेंट ऑल्सो, दीज बोथ आर मोनोवैलेंट। मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब क्रोमोसोम, सिंपल। मोनोवैलेंट 1 मोनोवैलेंट 2, तो टोटल हो गया बाइवैलेंट। 2 मोनोवैलेंट मिल गए, क्या हो गया, बाइवैलेंट हो गया, बाइवैलेंट। बाइवैलेंट, तो ये एक बाइवैलेंट है, और चूंकि इसमें 4 क्रोमेटिड है, ये एक टेट्राड है, ये एक टेट्राड है, दिस इज 1 टेट्राड। ओके दोस्तों, सो माय डियर फ्रेंड, बेसिकली टेट्राड की वैल्यू और मोनो मतलब बाइवैलेंट की वैल्यू बराबर आने वाली है। क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। कहां गया भाई वो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ पीछे 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 पीछे, अभी 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 ये देखो, दिस, ये मैंने पिछली क्लास में भी यूज किया था, ये इसको मैं आगे लेके चलता हूं। ये जो ये जो बेटा डायग्राम है, वेरी वेरी बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, ये आ गया हमारा, ये देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो बेटा ये G2 फेज के बाद का क्रोमोसोम है ना। ये देखो एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, और बेटा एक क्रोमेटिड को मोनाड कहते हैं, ये काइनेटोकोर पे जुड़े हुए हैं, है ना। ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ये डायाड है,
ये क्या है, डायड है। और मैं ऐसे ऐसे अगर क्रोमोसोम 2 बना लूं, है ना भाई, ये मैंने इस पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा शायद, देखते हैं ट्राई करके। हाँ, हो पाएगा, हो पाएगा, हो पाएगा। ये एक आ गया, ठीक है ना भाई, है ना। इसी के जैसा एक और बना ले अगर हम, तो यहां कॉपी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये देखो ये पहले से आई हुई स्लाइड है। तो बेटा एक और हम बना लेते हैं, ऐसा ही बना लेते हैं। सपोज करो ये हमने बन लिया, एंड ट्राई तो करते ही हैं यार, ऐसा भी क्या है। ये लो, तरीके तो बहुत हैं। औ का मिरर, मिरर, ये वाला आ गया, ठीक है ना। अब ये जो पेयर आ गया है, देखो ये क्या था, ये बेटा ये अपने आप में क्या हो गया है, ये अपने आप में हो गया है बाइवेलेंट। ये डायड, या इसको आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, दिस इज वन क्रोमोजोम। और बेटा एक क्रोमोजोम के लिए आप क्या यूज करोगे शब्द, मोनोवेलेंट यूज करोगे। तो दिस इज वन पेयर, ये एक जोड़ा है, होमोलोगस पेयर का क्रोमोजोम है। दिस इज वन बाइवेलेंट है, और दिस इज वन टेट्राड है, वन टेट्राड है। ओके, अब इसमें एक चीज तुमको बताते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये देखो यहां पर कितने क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम है ना बेटा। 2 क्रोमोजोम से एक बाइवेलेंट या एक टेट्राड बन रहा है। अगर हम बात करें, हमारे पास कितने पेयर है, 23 पेयर है, तो कितने टेट्राड या बनेंगे या कितने बाइवेलेंट बनेंगे, 23 बनेंगे, है ना। तो बेटा याद रखिएगा, नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू टेट्राड। बाइवेलेंट का नंबर, बाइवेलेंट्स का नंबर टेट्राड के बराबर आएगा। और सर इनका नंबर, मैं आपको हिंट बताता हूं, इनका नंबर आएगा हैप्लॉइड एन की वैल्यू के बराबर। आप कहीं भी जोड़ के देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। एन की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको नंबर ऑफ बाइवेलेंट या टेट्राड मिल जाएंगे। क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन, ए सेल या ए स्पर्मेटोगोनिया एट इट्स लेप्टोटीन स्टेज, नहीं एट इट्स स्पर्मेटोगोनिया एट इट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज, या इन भी लिख सकते हैं, है ना, इन सॉरी इन इट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैज टोटल 80 क्रोमेटिड्स। इसमें 80 क्रोमेटिड्स हैं। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बाइवेलेंट्स एट पैचिटीन, कि पैचिटीन में कितने बाइवेलेंट रहे। ओके, तो सर जाहिर सी बात है, पैचिटीन में बाइवेलेंट पूछा है बेटा, एन की वैल्यू पूछिए, खत्म कर। पूछा क्या है, एन की वैल्यू पूछिए। दिया क्या है, अब ये देख लीजिए, बाइवेलेंट का मतलब है आपसे बेटा पैचिटीन में एन की वैल्यू पूछी जा रही है। सिंपल, बहुत सिंपल है। दिया क्या है, अब ये पता लगाना है। व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन, सर इन्होंने तो 80 क्रोमेटिड दिए हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब क्या बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब
प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस वन, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस वन में बोल रहा है 80 क्रोमेटिड हैं, यानी कि 40 क्रोमोसोम हैं। और सर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस वन में यानी कि एन की वैल्यू दी है और एन की ही वैल्यू पूछी है, खत्म, सवाल खत्म। क्योंकि यहां पर जो क्रोमोसोम होता है मियोसिस वन में, उसमें हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आपके रहती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा 80 क्रोमेटिड देने का मतलब यह है कि उसने क्या दिया है, बेसिकली 40 क्रोमोसोम उसने ढके छपे शब्दों में बोला है। तो उसने अब चूंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि मियोसिस वन का प्रोडक्ट है और उसमें एन की वैल्यू होती है, तो माय डियर फ्रेंड अब कुछ बचता ही नहीं है, एन ही दिया है और एन ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, खत्म। गलती तो नहीं होगी भाई कुछ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब मियोसिस वन का प्रोडक्ट यानी कि N2C। अब यहां 80 क्रोमेटिड हैं, बेटा 80 क्रोमेटिड हैं, तो अब आप लगा लीजिए कि क्रोमोसोम कैसा होता है मियोसिस वन के प्रोडक्ट में, मियोसिस वन के प्रोडक्ट में ऐसा होता है, यानी कि क्रोमोसोम 40 हैं, यानी कि एन की वैल्यू 40 है और पूछा भी उसने एन की वैल्यू की। बाइवेलेंट बेटा 80 आएंगे, टेट्राड पूछ ले तो भी 80 आएंगे, क्रोमेटिड अगर पूछ ले, मान लो मैं इसी की कॉपी बनाता हूं, है ना, और मैंने इसकी कॉपी बना के यहां पर पूछ लिया उसने कि इस बार उसने पूछ लिया कैलकुलेट क्रोमेटिड्स एट पैचिटीन, तो आंसर सेम ही आने वाला है ना। तो आपको पहले क्रोमोसोम कैलकुलेट करने होंगे 40, तो आंसर सेम आएगा, आंसर विल बी 80 ओनली, आंसर 80 आने वाला है ना। तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम आएंगे वो इतने ही आएंगे, एन के बराबर आएंगे, ठीक है ना। ये बेटा मियोसिस का प्रोडक्ट है, मतलब तुम्हारा जो वो रहता है कैसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये देखो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर चलती है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं एक और चीज की, सेम मान के चलिए मेटाफेज 2 पर मेटाफेज 1। अब देखो बेटा मेटाफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में इस तरह से 2 पेयर में वो लगते हैं, मतलब 2 रो लगती हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में बेटा 2 रो लगती हैं, आपके जो वो रहते हैं, है ना भाई, मजा नहीं आया, एक बार और ट्राई करते हैं, लास्ट सही है, इस बार सही है भाई, जो भी है बस सही है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखो यहां पर बेटा जो बाइवेलेंट है वो आमने सामने आके लगते हैं, जैसे एक इधर आके लगेगा तो दूसरा इसके सामने आके लगेगा, मतलब इसी का जो जोड़ीदार रहेगा वो कहां जाके लगेगा, वो सर इसी के सामने आके लगेगा, इस तरह से, ओके। यानी कि यहां पर 2 मेटाफेजिक प्लेट लगती हैं, यहां पर कितनी प्लेट लगती हैं, 2 मेटाफेजिक प्लेट लगती हैं, और आमने सामने होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ही आता है, क्या आता भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है बेटा, स्पिंडल फाइबर एक इधर से आके जुड़ेगा और दूसरा इधर से आके जुड़ेगा, सिस्टर क्रोमेटिड को स्पिंडल फाइबर नसीब नहीं होते हैं। ये मेटाफेज 1 के अंदर 2 मेटाफेजिक प्लेट आएंगी, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आएंगी, कितनी प्लेट आएंगी बेटा, 2 मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रॉस ओवर्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है,
लाई अपोजिट टू ईच अदर, है ना। मतलब ये एक गेम चल रहा है, मान लीजिए अंकल नंबर 1 आंटी नंबर 1, ये आमने सामने खड़े होंगे, अंकल नंबर 1 आंटी नंबर 1, अंकल 1 आंटी 1, अंकल 1 आंटी 1, ऐसे मेरा पीला जूता, मेरा दूसरा पीला जूता, मेरा ऑरेंज जूता, दूसरा ऑरेंज जूता, यही होंगे। अगर ये मिसअलाइनमेंट हो गया तो उससे जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट लाई करेंगे, दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी, ओके। क्या नाम है उसका, सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट अटैच विद स्पिंडल फाइबर, सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं है, ओके। हर एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही तरफ से अटैच है, इसी को हम कहते हैं बेटा, इसी वजह से होता है सेपरेशन सीग्रीगेशन, और इसी वजह से आप आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। जैसे अभी मतलब सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स, ओके। वन क्रोमोसोम एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, बस इतना बहुत है। अब देखो बेटा, यहां पर बात आती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन मेटाफेजिक प्लेट, दिस इज द माई क्वेश्चन। नंबर ऑफ chromosomes in one metaphagic plate ड्यूरिंग मियोसिस हम बात कर रहे हैं, चाहे मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2 हो, चाहे मेटाफेज 1 हो या मेटाफेज 2 हो, मेटाफेजिक 1 नहीं, 1 क्यों लिखूंगा मैं, मेटाफेजिक प्लेट लिखूंगा ना, क्वेश्चन देगा वो तो मेटाफेज 1 में पूछ रहा है कि 2 में पूछ रहा है। बेटा मेटाफेजिक प्लेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n के बराबर आएंगे, क्या आएंगे, n के बराबर आएंगे, हैप्लॉइड के बराबर आएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर 2 बाइवेलेंट है, एक प्लेट में 2 क्रोमोसोम है, तो कुल मिला के पूरे नॉर्मल सेल, नॉर्मल डिप्लॉइड सेल, ध्यान से सुनिएगा, क्रोमोसोम्स एट G2 2n, यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गए, क्रोमोसोम्स इन मियोसिस 1 प्रोडक्ट, इसको हटाता हूं मैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये मोटो ही नहीं है हमारा, हमारा मोटो कुछ और है, देखिए प्रोडक्ट इन मियोसिस 1, ओके, क्रोमोसोम्स इन फाइनल मियोसिस प्रोडक्ट, मियोसिस 2 यानी कि फाइनल मियोटिक प्रोडक्ट, ओके। सुनते रहिएगा, नंबर ऑफ bivalents, number of tetrads in meiosis, बेसिकली प्रोफेज 1 आप लिख सकते हैं, प्रोफेज 1 की किसी भी स्टेज में, ओके दोस्त, प्रोफेज 1 की किसी भी स्टेज में नंबर ऑफ बाइवेलेंट पूछ ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन मेटाफेजिक प्लेट, एक मेटाफेजिक प्लेट में क्वेश्चन में नंबर पूछ ले, ओके, इन वन मेटाफेजिक प्लेट, मियोसिस की मैं बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग मियोसिस, अब वो चाहे मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, 1 मियोटिक मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि मियोसिस 1 में 2 प्लेट बनती है, मियोसिस 2 में 1 प्लेट बनती है, तो एक प्लेट में तो 23 क्रोमोसोम आने हैं, है ना दोस्त।
अच्छा, इसके अलावा और सुनिएगा सर, अभी इन सब की वैल्यू बेटा हैप्लॉइड एन के बराबर आने वाली है। ये मैं आपको सस्पेंस खत्म कर देता हूं। क्रोमोसोम इन वन टीलोफेज न्यूक्लियस, अब चाहे वो टीलोफेज 1 हो या फिर टीलोफेज 2 हो, है ना सर। बेटा इन सब की वैल्यू n के बराबर आने वाली है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है। बाइवेलेंट मैंने बता दिए, मोनोवैलेंट मैंने, मतलब मोनोवैलेंट नहीं बताएं सॉरी, टेट्राड मैंने बता दिया। कुछ भी पूछ ले बेटा, इन सब की वैल्यू n के बराबर आने वाली है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ उसके बराबर आने वाली है। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है तो बेटा ऑल आंसर इक्वल टू हैप्लॉइड एन ई आए, है ना भाई। सबका आंसर एन आएगा, सबका, कुछ भी पूछ। यहीं पर मैं एक चीज लिखता हूं, नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स या टेट्राड्स इन मियोसिस 2 या प्रोफेज 2 लिख सकते हैं। वो जीरो हो, वो जीरो है ना। देखिए सर, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सितारे भी चमकेंगे। ओके, या मतलब इनमें से कुछ भी पूछ ले सर, एन की वैल्यू आपको निकाल देंगे। 2n आपको बस ये पता लगाना है दिया क्या है, और आपको बस ये पता लगाना है कि पूछा क्या है ना, कि क्या पूछा है और क्या दिया है। ओके दोस्त, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं जीरो क्यों होगी। तो सर जीरो इसलिए होगी क्योंकि मान के चलिए भाई हमारे पास 4 पेयर है ना, मतलब 2 ब्लू क्रोमोसोम के, नहीं ऐसे नहीं, एक मैरिज है उसमें 4 अंकल आंटी खड़े हुए हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं भाई 4 कपल खड़े हुए हैं, है ना, 4 अंकल आंटी खड़े। अब 4 अंकल आंटी टोटल 8 लोग हो गए। अब उसमें से 4 अंकल एक साइड खड़े हो गए और 4 आंटियां एक साइड खड़ी होगी। 4 अंकल इधर खड़े, 4 आंटी इधर खड़ी, यही तो होगा ना मियोसिस 1 के बाद, जोड़ा अलग हो जाएगा। तो बेटा वो जो 4 अंकल जो खड़े हुए हैं उनको आप ये नहीं कह सकते सर 4 है ना तो पेयर तो 2 हो गए, कैसे पेयर हो गए यार, उनको पेयर थोड़ी ना कह सकते, उनको आप कपल कह ही नहीं सकते, है ना। तो जो मैंने बात बोली है वो ये है, मान लो एक पेयर ये है ना भाई, एक पेयर ये है, कॉपी बनाते हैं, ये एक पेयर है, और ये मान लीजिए मियोसिस 1 में हम देख रहे हैं ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, और ये चौथा पेयर है। इनके सबके रंग बदल देते हैं, इसको हरा कर लेते हैं, इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, और इसको हम सॉरी इसको हम बेटा ये वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलो ये एक सेल है ना भाई, ये G2 के अंदर है और इसमें आपको दिख रहा है 2n इक्वल टू 8 है। G2 या प्रोफेज 1 आप ले सकते हैं, है ना, ये प्रोफेज 1 में है। तो इसमें टेट्राड कितने हैं या बाइवेलेंट कितने हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, n इक्वल टू 4 है। 4 बाइवेलेंट आपको दिख रहा है, टोटल 8 क्रोमोसोम है पर बाइवेलेंट 4। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा बेटा, तो मियोसिस 1 के बाद टोटल 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे, है ना भाई। हर एक जोड़े में से अब क्या होगा, हर एक जोड़े में से इसको इधर रख लेते हैं, इसको डिलीट ही मार देते फिलहाल, है ना, ये तो बाद में ही बन जाएगा। अब हर जोड़े में से क्या होगा भाई,
हर जोड़े में से सर एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, ये एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम उधर, ठीक है ना भाई। यहां वाले में से भी एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम उधर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना सर। व्हाइट वाले में से भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम उधर, ठीक। इसमें से भी सर एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर। तो ये हमारी सेल्स बन गई, है ना, मियोसिस 1 के बाद। बेटा ये मियोसिस 1 के बाद की स्थिति आ गई। अब आप एक बात बताओ, ये जो 4 क्रोमोसोम, तुम कहोगे सर क्रोमोसोम 4 है, तो 4 का मतलब 2 जोड़े। अबे मेरे दोस्त, अरे ठुल्लू, ये मेरा लाल रंग का जूता, लाल रंग का जोड़ा, है ना, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। अब मैंने इनको अलग कर लिया, ये अंकल आंटी मान सकते हो आप, इनको कुछ भी मान सकते हो, है ना भाई। अंकल आंटी नंबर 1, अंकल आंटी नंबर 2, अंकल आंटी नंबर 3, सैयारा 1, सैयारा 2, सैयारा 3, सैयारा 4। अब तुमने सैयारा अलग कर दिए और सैयारी अलग कर दिए, तो जोड़ा थोड़ी बचा है ना भाई। मेरे लाल एक जूता, हरा एक जूता, सफेद एक जूता, येलो एक जूता उधर है और ये इधर पड़ा है, तो भाई ये थोड़ी ना पेयर हो गया, ये सर पेयर नहीं है। दीज आर नॉट पेयर्ड, दीज आर नॉट पेयर कंडीशन। तो सर ये यहां पर n इक्वल टू 4 है, और n का मतलब ही क्या होता है, अनपेयर्ड कंडीशन। तो सर नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने आएंगे, 0 आएंगे। ये प्रोफेज 1 की स्टेज है, मान लो, है ना, ये प्रोफेज 1 की स्टेज है, सॉरी प्रोफेज 2 की स्टेज है। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ बाइवेलेंट आएंगे 0, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो है भैया ज्ञान हम करते हैं यहीं समाप्त, ठीक है। अगली क्लास में हम जो है, ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगली क्लास में जो है हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, ओके। ये भाई उच्चतम क्वालिटी के डायग्राम है ना, ये आप नोट्स में इनको रेफर कर सकते हैं, है ना भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, ये बेटा तीनों में डिफरेंस है, मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस 2 में, है ना। मियोसिस 2 और मियोसिस 1 में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है, सॉरी मियोसिस 2 और माइटोसिस में मेनली, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं भाई, दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो इक्वेशनल होते हैं, है ना। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है ना भाई। यहां पर भी कोई साइनेप्सिस नहीं होगी, वहां पर भी कोई साइनेप्सिस नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल में स्टार्ट होता है और हैप्लॉइड सेल में ही खत्म होता है, जबकि माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉइड सेल में शुरू होता है और डिप्लॉइड सेल में ही खत्म होता है ना। हाँ, क्रॉसिंग ओवर बहुत रेयरली हो सकता है भाई, याद रखिएगा, माइटोसिस में रेयरली क्रॉसिंग ओवर हो सकता है ना। तो बस यही सारी बातें हैं। यहां पर भी सिस्टर क्रोमेटिड पे एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होती है, यहां पर भी सिस्टर क्रोमेटिड में एनाफेज 2 में मतलब सिस्टर क्रोमेटिड अलग होती है। यहां बेसिकली 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, यहां बेसिकली 2 डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो ये हमारी बात है। एनाफेज में या मतलब मेटाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन होती है, यहां पर भी सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन होती है। तो दिस इज द कंपैरिजन टेबल, आप इसको नोट से पढ़ सकते हैं, है ना, ऐप पर जाकर, ये आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। दिस इज ऑल्सो द सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में जो है हम करेंगे बेटा ये न्यूमेरिकल, आप इनको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगली क्लास में इनको डिस्कस करने वाले हैं। आज का ज्ञान यहीं समाप्त करते हैं। We will take these questions and other questions and other things related to the your meiosis. Okay, homework, revise and solve question. Okay दोस्तों, तो बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने से सर सेरोटोनिन डोपामीन बनता है, जो कि आपके बहुत सारे उन जीन्स का एक्टिवेटर होता है जो जीन्स सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होते हैं। और हंसती चीजें, हंसते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे हर चीज अट्रैक्ट करते हैं, रोते बच्चे की तरफ कोई नहीं जाता है सर। तो पढ़ाई और सफलता भी मुस्कुराहट की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। खैर मिलते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।